तो यहाँ हमने क्या देखा कि अब हमने फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो चुकी है 1388 में। 1388 के बाद, इसकी डेथ के बाद क्या होता है और कौन अब सुल्तान बनेगा, उसकी बात होगी। ठीक है, कौन अब सुल्तान बनेगा और क्या कहानी चलेगी, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो लिखिएगा, लिखिए ऐसे, हाँ इसके बारे में अब एक मिनट, हाँ लिखिएगा, लिखिए आफ्टर डेथ ऑफ फिरोज, ये अलग पैराग्राफ बनाइएगा, ये बिल्कुल अलग पैराग्राफ, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ लिंक करने के लिए, और कुछ इसमें चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। बाकी एक सुल्तान से फिरोज शाह के बाद नया कौन आता है, उनके बीच में एक लिंकेज करने के लिए ये बातें आपको बताई जा रही हैं। नहीं तो फिरोज शाह के डेथ के बाद तुरंत सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तो सैयद डायनेस्टी कैसे आई, कहाँ से आई, किस तरह से आई, वो चीज़ें यहाँ पर जानना है, ठीक है ना। तो आफ्टर डेथ ऑफ फिरोज, स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन सुल्तान एंड nobles started once again. Next point, after death of Firoz, so struggle of power between sultan and nobles again started once again. Many provinces like Malwa, Gujarat, struggle of power between sultan and nobles started once again. Many provinces like Malwa, Gujarat, सरकी यानी कि जौनपुर, broken away from the sultanate, तो बहुत से ऐसे थे many provinces like Malwa, Gujarat, Sarki, Jaunpur broken away from the Sultanate. ठीक, देखिए इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है ना, उसका नाम होता है महमूद शाह तुगलक। ठीक है, महमूद शाह तुगलक नाम रहता है, जो फिरोज शाह तुगलक का सक्सेसर होता है। लेकिन वो एक अयोग्य राजा रहता है, वो एक अयोग्य सुल्तान रहता है, महमूद शाह तुगलक, इसीलिए मैंने लिखवाया है। तो अभी मैं महमूद शाह तुगलक को नहीं नाम दिया क्योंकि वो कुछ खास काम नहीं करता, लेकिन उसके साथ जो घटनाएं घटती हैं वहाँ पर आपको चीज़ें याद रखनी है। तो घटना जो घटती है वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? महमूद शाह तुगलक कोई खास काम नहीं करता, लेकिन उसके साथ जो घटना घटती है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना है। तो वो क्या ही घटना है, लिखिएगा। इन 1398 मंगोल लीडर तैमूर, नाम सुना होगा तैमूर का, मंगोल लीडर तैमूर, ये भी चंगेज खां की तरह एक प्लंडरर था।
ठीक। तो मंगोल लीडर तैमूर, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। तैमूर एक ऐसा काम करके जाता है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। तो लिखिएगा तैमूर, तैमूर कौन है? हेड ऑफ चगताई तुर्क। ये क्या है? चगताई तुर्क हैं। ठीक है, अफ़गान और तुर्क के, मंगोल और अफ़गान के, मतलब तुर्क के मिक्सचर है ये। ठीक है, तो इनको चगताई तुर्क कहा गया। तो इन्वेडेड, तो तैमूर इन्वेडेड इंडिया, यानी इसने इंडिया पर अटैक किया। बस वही प्लंडरिंग। ठीक है, क्या था? प्लंडरिंग था भाई। इनका क्या काम था? इनका प्लंडरिंग ही होता था। तो इन्वेडेड इंडिया, कॉमा करके लिखिएगा, विच फर्दर। अब देखिए 1388 में डेथ हो रही है फिरोज शाह तुगलक की, और जो सुल्तान बन रहा है महमूद शाह तुगलक कह लीजिए या जो भी था, वहाँ पर क्या हो रहा है? एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। नॉबल्स के बीच में, सुल्तान के बीच में, हर कोई अपने आप को क्या कर रहा है? सुपीरियर साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? बहुत ज़्यादा मतलब इनस्टेबिलिटी आ चुकी है पूरी तरह से। और उसका नतीजा क्या होता है? ठीक है, एक मिनट, थोड़ा समझिए इस बात को। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो चुकी है, और मंगोल लीडर तैमूर कब अटैक कर रहा है? 1398 में अटैक कर रहा है, यानी 10 साल बाद। तो इन 10 सालों में क्या हो रहा है? इन 10 सालों में ये हो रहा है कि यहाँ क्या लिखा है? फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद 1388 के बाद ये कौन है? डेथ हो गया, फिरोज ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद जो राजा बना था उसका नाम था मोहम्मद खां। कुछ समय के लिए बना मोहम्मद खां, इसकी डेथ हो जाती है, इसको हटाया जाता है, फिर बनता है गियादीन तुगलक। ये भी कुछ दिन चलता है, उसके बाद बनता है अबू बर्क शाह। ये भी कुछ दिन चलता है। अब अबू बर्क शाह के बाद जो नया सुल्तान बनता है, तो यहाँ चाहिए तो लिख लीजिए, उसका नाम है नसरुद्दीन मुहम्मद। क्या नाम है? नसरुद्दीन मोहम्मद। 1390 से लेकर 1398। ठीक है, क्या नाम है? नसरुद्दीन मोहम्मद। इसी नसरुद्दीन मोहम्मद के, हाँ हाँ, उसके बाद अभी लिखवा रहा हूँ। पहले आप जो सिचुएशन है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिचुएशन ये है कि 1388 में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो रही है। फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद सुल्तान बनता है मोहम्मद खां, जो सक्सेस नहीं होता। उसके बाद बनता है गयासुद्दीन तुगलक शाह, तो ये भी सक्सेस नहीं होता। उसके बाद सुल्तान बनता है अबू बकर, ये भी कुछ महीने कुछ साल पर इस भी कोई खास सक्सेस नहीं रहता है। उसके बाद सुल्तान बनता है नसरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान बनता है 1390 में। ठीक, देखिए यानी कि 2 साल के अंदर कितने लोग हो गए? 1 2 3 4, चौथा सुल्तान आ गया 2 साल के अंदर।
1388 मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक की डेथ और 1390 नसरुद्दीन मोहम्मद, 2 साल के अंदर 4 सुल्तान, यानी कि कुछ कुछ महीने का इनका टर्म पीरियड रहता है। क्यों? क्योंकि पावर स्ट्रगल चल रहा है। क्या चल रहा है? पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो इस पावर स्ट्रगल के बीच में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो चुका है? कमजोर हो चुका है, सल्तनत वीक हो चुकी है। और उसी बीच में तैमूर का इंडिया के ऊपर अटैक होता है। इंडिया यानी कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक होता है। तो वो दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने नहीं आता, उसका तो काम था कि जहां गए वहां जो एरिया आया उस पर अटैक किया, लूटे, चल दिए, यही रहता है। तो इसने क्या किया, तैमूर जब अपने एरिया से चारों तरफ अटैक कर रहा था, वो भी चंगेज खां की तरह ही, तो उसी टाइम इसने 1398, अब आपको याद रखना है कि 1398 में तैमूर का अटैक कहाँ हुआ था? इंडिया पर हुआ था। उस वक्त सल्तनत कौन सी थी? या दिल्ली सल्तनत थी। डायनेस्टी कौन सी थी? तो तुगलक डायनेस्टी थी। राजा सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान था। तो तैमूर का अटैक इंडिया पर 1398 में हो रहा है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर हो रहा है, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर हो रहा है, और सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पर हो रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो नसरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पर 1398 पर मंगोल लीडर तैमूर, जो एक चगताई तुर्क था, वो अटैक किया, और उसके अटैक से विच फर्दर वर्सेंड द सिचुएशन। तो एक तो स्थिति वैसे ही खराब थी क्योंकि पावर स्ट्रगल चल रहा था, और साथ में इसने इतना ज़्यादा लूटपाट किया कि स्थिति और बद से बदतर हो गई। क्या हो गई? बद से बदतर हो गई। ठीक है। तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लीजिए तैमूर के बारे में, क्योंकि विच फर्दर वर्सेंड, WORSENED, वर्सेंड द सिचुएशन, फर्दर वर्सेंड द सिचुएशन। चलिए, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में आपको तैमूर के बारे में लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा तैमूर फिर आपको कहीं और नहीं पढ़ना है। तैमूर के बारे में जो पढ़ना है यहीं पढ़ना है। तो लिख लीजिए तैमूर के बारे में, तैमूर किंगडम स्ट्रेच्ड, तैमूर किंगडम स्ट्रेच्ड फ्रॉम लोअर वोल्गा टू रिवर इंडस, इनकॉर्पोरेटिंग, हाँ, लोअर वोल्गा, ये क्या है? रिवर है। ये भी क्या है? रिवर, वोल्गा रिवर। ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया गया है, मंगोल और चाइना, वोल्गा रिवर। ठीक है। तो ए रिवर इंडस इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न कौन कौन सा एरिया है? तो तुर्की इसके कंट्रोल में था, ईरान इसके कंट्रोल में था, ट्रांसऑक्सिनिया याद है ना, आमू दरिया सिर दरिया वाला एरिया इसके कंट्रोल में था, अफगानिस्तान इसके कंट्रोल में था, पार्ट्स ऑफ पंजाब इसके कंट्रोल में था, एंड ऑलरेडी कॉन्क्योर्ड मेसोपोटामिया। तो ईरान में मेसोपोटामिया भी था ना, तो मेसोपोटामिया का एरिया एंड
पूरा का पूरा अफगानिस्तान, ये सारा एरिया किसके कंट्रोल में था? तैमूर। तो आप सोच लीजिए, मंगोलिया से लेकर और आप ईस्ट तक चलते चले आइए, ईरान तुर्की तक, ये इतना बड़ा एरिया, अगर आप मैप देखोगे तो आप खुद बिलीव कर पाओगे कितना बड़ा एरिया तैमूर ने अपने कंट्रोल में ले रखा था। ठीक है, तो आप एक बार इमेजिन करना चाहो तो देखिए, इस मैप से आप इमेजिन कर सकते हो, ये मंगोलिया है, तो यहाँ से ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये ईरान, और ये तुर्की, ये देख रहे हैं, ये पूरा इस तरह से ये एरिया इसके कंट्रोल में है। और बाद में चाइना भी इसके कंट्रोल में, तो वोल्गा रिवर यहीं पर तो है। जब आप इसमें नहीं दे रखा है, जब आप और बड़ा मैप देखोगे तो आपको वोल्गा रिवर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पूरा एरिया इसके कंट्रोल में है। तो वो तैमूर पंजाब से आगे बढ़ता है और कहाँ पर अटैक कर देता है? दिल्ली पर। पंजाब इसके कंट्रोल में है, देखिए यहाँ है ना पंजाब, तो पंजाब सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में पंजाब का सबसे बड़ा हिस्सा तो पाकिस्तान में जा चुका है। तो वो जो आप सिंध और पंजाब का एरिया देख रहे हो, वहाँ तक किसका कंट्रोल, कहाँ था? तैमूर आ चुका था। अब वो कहाँ एंट्री करता है? दिल्ली में एंट्री करेगा। ठीक है, कब करेगा? 1938 में। तो ये उसका ऑफिशियल अटैक ऑन इंडिया माना जाता है, जब वो पंजाब से आगे बढ़कर दिल्ली पर अटैक करता है। तो अब यहाँ लिखिए सेकेंड पॉइंट तैमूर के बारे में, लिखिएगा व्हेन तैमूर entered in Delhi, no opposition, कोई रोकने वाला भी नहीं था, वो वॉक करते हुए जैसे दिल्ली में आ गया। एंड ही sacked दिल्ली फॉर 3 days, 3 दिन तक इसने जो लूट मार मचाई थी वो आप वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इसने मारा, थाउजेंड्स ऑफ लोग, कोई भी अपने घर में घुसकर नहीं बच सकता था। घरों में घुस घुस कर लोगों को मारा गया और क्या किया गया? लूटिंग, प्लंडरिंग की गई। तो तैमूर और कोई अपोजिशन, मतलब जो तुगलक डायनेस्टी थी, लगभग इसके पास सेना भी नहीं थी कि ये खड़े होकर उसके अटैक को रोकने की हिम्मत कर सके। वो अपनी सेना के साथ टहलते हुए दिल्ली में घुसा। तैमूर एंटर्ड दिल्ली, नो अपोजिशन, एंड ही सैक्ड दिल्ली फॉर 3 days, murdering thousands of people and looting enormous wealth, पूरा जहां से जो मिला वो लूटा। ठीक, लिखिएगा यहां पर, लिखिए तैमूर invasion was a death blow to the तुगलक डायनेस्टी। डेथ ब्लो टू तुगलक डायनेस्टी। तो एक तो तुगलक डायनेस्टी वैसे ही वीक हो चुकी है पावर ऑफ स्ट्रगल के वजह से, साथ में इसने क्या किया, जब तैमूर का अटैक हुआ तो कोई रोकने वाला था, पूरी तरह से तुगलक डायनेस्टी का इसने क्या किया, तहस नहस कर दिया, पूरी दिल्ली को लूट लिया, कहीं पर भी कुछ भी इसने नहीं छोड़ा।
कहीं पर भी इसने कुछ नहीं छोड़ा। जब ये दिल्ली से वापस गया तो ऐसा नहीं 3 दिन तो लूटपाट किया, लेकिन ये दिल्ली में रुका, लगभग कुछ दिन तक रुका था, साल भर मान लीजिए। 1399 में दिल्ली को छोड़कर चला गया और यहाँ पर अपना एक क्या कर दिया, अपना एक गवर्नर नियुक्त किया अपने अंडर में। तो लिखिएगा, लिखिए पॉइंट, द लास्ट तुगलक सुल्तान दौलत खां defeated the last Tughlaq Sultan Daulat Khan defeated by Khirj Khan so end of Tughlaq dynasty and start of Sayyid dynasty तो आपको अब लग रहा हो कि खिर्ज खां कहां से आ गया और सैयद कहां से आ गए। तो ये जो तुगलक तैमूर था, इसने खिर्ज खां को गवर्नर ऑफ मुल्तान अपॉइंट किया था और अपॉइंट करके कहा कि तुम मेरे बदले ये पूरा एरिया संभालो। और बाद में यही खिर्ज खां क्या करता है, दौलत खां को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो खैर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सैयद डायनेस्टी में। अभी आपको क्या देखना है कि तैमूर का इन्वेजन या तैमूर का अटैक दिल्ली पर तुगलक डायनेस्टी को ख़त्म कर देता है और उसका अंतिम शासक दौलत खां को तुगलक का अपॉइंटेड गवर्नर खिर्ज खां हराकर सैयद डायनेस्टी का स्थापना करता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो इसके बाद सैयद डायनेस्टी में खिर्ज खां का हम लोग डिटेल देखेंगे, तो वहाँ हमारी पूरी एक लिंकेज बन जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना कि तैमूर का अटैक 1398 में जो पूरी तरह से क्या करता है, तुगलक डायनेस्टी को ख़त्म कर देता है और वहाँ से इसके बाद नई डायनेस्टी आती है सैयद डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी कैसे आई, क्या आई, उसको हम लोग सैयद डायनेस्टी में उस कहानी को समझेंगे। हाँ, तो यहाँ पर अब तुगलक डायनेस्टी का अंत होगा और सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होगी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि खिर्ज खां कहाँ से आ गया और ये सैयद डायनेस्टी नई चीज़ का क्या आ गई। तो ये हम लोग सैयद डायनेस्टी में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्या याद रखना है कि तुगलक डायनेस्टी का लास्ट किंग दौलत खां, जिसको खिर्ज खां डिफीट कर सत्ता हासिल करता और सैयद डायनेस्टी की स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट करता है। इसके आगे कहानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के अंडर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।